16 मई 2008 14 साल की एक मासूम बच्ची आरुषि अपने ही बेडरूम में मृत पाई जाती है। आरुषि के कत्ल का इल्ज़ाम उन्हीं के घर के नौकर पर लगाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन नौकर की भी डेड बॉडी छत पर पड़ी हुई मिलती है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कातिल को ढूंढने में नाकाम होती है और फिर मामला सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाता है। और आज 17 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व ही है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस में से एक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक घर था जहां पर आरुषि तलवार की हत्या हुई थी। इस घर में टोटल 4 लोग रहते थे। आरुषि, घर का नौकर हेमराज और आरुषि के माता पिता राजेश तलवार और नूपुर तलवार। राजेश और नूपुर पेशे से एक डॉक्टर थे और नोएडा के सेक्टर 27 में ही दोनों का सेम क्लिनिक था जहाँ पर वो साथ में ही प्रैक्टिस करते थे। और राजेश और नूपुर साथ ही साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी देखते थे। और राजेश और नूपुर काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण वो घर भी काफ़ी लेट से आते थे और इसलिए घर पर आरुषि का ख्याल हेमराज रखते थे। हेमराज की एज 45 ईयर्स थी और वो नेपाल से आए थे। हेमराज हर महीने अपनी फैमिली को नेपाल में पैसे भी भेजा करते थे और हेमराज आरुषि का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते थे। हत्या कब और कैसे हुई उससे पहले पूरे घर के मैप को एक बार समझो, क्योंकि ये इस केस को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है राजेश और नूपुर का बेडरूम, उसी के पास में है आरुषि का बेडरूम और ये है हेमराज का रूम। घर के एंट्रेंस के लिए टोटल 3 दरवाजे हैं। ये है सबसे बाहर वाला गेट जो कि सिर्फ धक्का दे के खोला जा सकता है। देन आता है मिडल ग्रिल डोर जिसमें कुंडी लगाई जा सकती है और लास्ट में है ये मेन वुडन डोर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कोई भी इन 2 दरवाज़ों को बिना खोले डायरेक्टली हेमराज के कमरे से घर में एंट्री ले सकता है। 15 मई 2008 हत्याकांड के एक दिन पहले सुबह के 9 बजे आरुषि स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। आरुषि स्कूल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। राजेश और नूपुर आरुषि को स्कूल ड्रॉप करके अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर के 1:30 बजे आरुषि की स्कूल छूट जाती है और नूपुर उसे पिकअप करके घर पर छोड़ देती है और वापस अपने काम पर चली जाती है। रात के 7:30 बजे नूपुर काम से घर पर आ जाती है और करीब रात के 9:30 बजे राजेश भी घर पर आ जाता है। सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और हेमराज बर्तन धोने लग जाता है। डिनर के कुछ टाइम बाद राजेश और नूपुर आरुषि के कमरे में आते हैं और उसे सोनी का एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। एक्चुअली 24 मई को आरुषि का बर्थडे था और उस दिन राजेश और नूपुर आरुषि को ये कैमरा गिफ्ट करने वाले थे, लेकिन राजेश और नूपुर ने सोचा कि कल से वैकेशन स्टार्ट होने वाला है तो ये कैमरा आरुषि को अभी ही गिफ्ट कर देते हैं। आरुषि उस कैमरे से कई सारी फोटोज़ भी क्लिक करती है और कुछ टाइम बाद राजेश और नूपुर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 11 बजे राजेश को काम के सिलसिले में कुछ ईमेल सेंड करने थे जिसकी वजह से उनको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत थी। राजेश नूपुर से कहता है कि जाके राउटर ऑन कर दो। अब जो राउटर लगा हुआ था वो आरुषि के कमरे में था, इसलिए नूपुर आरुषि के कमरे में जाती है और आरुषि से बिना कुछ कहे राउटर ऑन करके वापस आ जाती है। आरुषि उस टाइम पर चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ द लाइफ किताब को पढ़ रही थी। आरुषि को काफ़ी देर से सोने की आदत थी। हर रोज़ आरुषि रात के 1 बजे के बाद ही सोती थी। रात के 12 बजे तक तो आरुषि सही सलामत थी, लेकिन 12:02 पर आरुषि के एक फ्रेंड अनमोल का कॉल आता है, लेकिन आरुषि उस कॉल को रिसीव नहीं करती है। रात के 12:30 बजे अनमोल आरुषि को मैसेज भी करता है, बट उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अनमोल को लगा कि आरुषि सो गई होगी, बट दिस वॉज वेरी वियर्ड, क्योंकि हर रोज़ जो लड़की रात के 1 बजे के बाद ही सोती थी वो आज इतने जल्दी कैसे सो गई। और कल से तो वैकेशन भी स्टार्ट होने वाले थे, तो शायद ही कोई इतने जल्दी सोने वाला है। 16 मई सुबह 6 बजे घर की डोरबेल बजती है और बाहर भारती मंडल खड़ी थी, जो कि 6 दिन पहले एम्प्लॉय की गई थी और भारती एक हाउसमेड थी। भारती 2 बार डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। भारती तीसरी बार डोरबेल बजाती है और नूपुर आकर दरवाज़ा खोलती है। हर रोज़ एक डोरबेल बजाने पर हेमराज दरवाज़ा खोलते थे, बट आज ऐसा नहीं हुआ। घर में टोटल 3 दरवाजे थे। नूपुर सबसे पहला वुडन डोर खोलती है और जैसे ही वो मिडल ग्रिल डोर के पास आती है तो वो बाहर से लॉक था। भारती नूपुर से कहती है कि आप इस गेट की एक्स्ट्रा चाबी बालकनी से फेंक दीजिए, मैं उससे दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाऊंगी। नूपुर ठीक वैसा ही करती है और बालकनी से भारती को चाबी दे देती है। और इस टाइम तक राजेश भी सुबह उठ चुके थे और जैसे ही राजेश लिविंग रूम में आते हैं उन्हें डाइनिंग टेबल पर एक विस्की की बोतल पड़ी हुई मिलती है जिस पर खून भी लगा हुआ था। वो नूपुर को इस विस्की की बोतल के बारे में पूछता है, बट नूपुर को इस बोतल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सडनली राजेश और नूपुर आरुषि के कमरे में जाता है। जनरली आरुषि का बेडरूम लॉक रहता था जिसकी चाबी राजेश और नूपुर के बेडरूम में होती थी, बट आज ये ओपन था। और जैसे ही राजेश और नूपुर बेडरूम में जाते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आरुषि की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई मिलती है।
आरुषि के सर पर बड़ी सी चोट थी और गला गहराई से काटा गया था। नुपुर भारती को बुलाती है और कहती है कि देखो हेमराज ये क्या करके भाग गया। उस वक्त हेमराज घर में मौजूद नहीं था, वो घर से गायब था और इसलिए कत्ल का सारा इल्ज़ाम हेमराज पर आ जाता है। भारती राजेश और नुपुर से परमिशन मांगती है और आस पड़ोस में सबको खबर कर देती है और अब तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था और ये इस केस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि खबर लगते ही कई सारे लोग घर में जमा हो जाते हैं और करीब 15 लोग लिविंग रूम में, 5 से 6 लोग तलवार के बेडरूम में और आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। और इसलिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो कई सारे सबूत पहले से ही मिट चुके थे। मीन्स जहाँ से कातिल के फिंगरप्रिंट्स और कई सारे एविडेंसेस मिल सकते थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। जैसे ही पुलिस घर में आती है, राजेश पुलिस को हेमराज कत्ल करके भाग गया ऐसा बताकर उसको जल्द से जल्द पकड़ने को बोलता है। पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये सच लगता है क्योंकि हेमराज घर से गायब था। पुलिस सोचती है कि हेमराज ने पहले तो बहुत सारी दारू पी और फिर नशे में आरुषि के कमरे में गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जैसे ही आरुषि ने ना कहा उसने आरुषि को मार दिया और घर छोड़कर भाग गया। पुलिस तुरंत ही हेमराज को ढूंढने में लग जाती है और जो भी हेमराज को पकड़ेगा उसे 20,000 रुपये का इनाम देने का भी फैसला करती है। घर पर पुलिस आरुषि के रूम में की पिलो, बेडशीट, क्लॉथ्स और खून से लगी हुई मैट्रेस को कट कर फॉरेंसिक लैब भेज देती है। बाकी बची हुई मैट्रेस को टेरेस पर सुखाने के लिए ले जाता है, लेकिन टेरेस का दरवाज़ा लॉक होता है। पुलिस राजेश से टेरेस की चाबी मांगती है, लेकिन राजेश को चाबी मिलती ही नहीं है और कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे पुलिस से कहता है कि आप टेरेस पर क्या करना चाहते हैं, आपको हेमराज को पहले ढूंढना है। और एक चीज़ जो इस इंसिडेंट में नोटिस करने वाली थी कि टेरेस की सीढ़ियों पर खून के निशान लगे हुए थे, लेकिन पुलिस इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। टेरेस का दरवाज़ा लॉक होने की वजह से मैट्रेस को बगल वाली घर की छत पर सुखाया जाता है। वो घर इस तरीके से था कि अगर हम उस घर की छत पर खड़े हैं तो हम तलवार के घर की छत को आराम से देख सकते हैं। बट किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि तलवार के घर की छत पर एक डेड बॉडी पड़ी थी और वो डेड बॉडी हेमराज की थी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पुलिस को ये डेड बॉडी मिलती है, लेकिन अब तक हेमराज की डेड बॉडी नहीं मिली थी और पुलिस पागलों की तरह हेमराज को ढूंढ रही थी कि हेमराज कत्ल करके भाग गया है। ये केस आगे भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाला है, तो बस पेशेंस रखना और सुनते रहना। सुबह के 8:30 बजे आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता ये चलता है कि आरुषि का खून रात के 12 से 1 बजे के बीच में हुआ है और आरुषि को सर पर किसी शार्प एज हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था और गला कुकरी से काटा गया था। कुकरी एक नेपाली नाइफ होती है। अब इन सब के बीच में राजेश अपने घर की क्लीनिंग करा लेता है। अब ऐसा राजेश क्यों कर रहे थे ये तो पता नहीं। क्या राजेश ने पूरे घर की क्लीनिंग सबूत मिटाने के लिए की थी या इसका रीज़न कुछ और ही था, ये एंड तक पता ही नहीं चल पाता है। दोपहर के करीब 1 बजे बॉडी को वापस घर पर लाया जाता है और लिविंग रूम में आइस स्लैब पर रख दिया जाता है। जैसे ही बॉडी घर पर आती है वैसे ही राजेश पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि बॉडी को जल्द से जल्द क्रिमिनेट कर दो और जब पुलिस राजेश से इसका रीज़न पूछती है तो राजेश कहता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा फास्ट डिकम्पोज हो रही है, इसलिए इसको क्रिमिनेट करना ज़रूरी है और पुलिस इसकी परमिशन दे देती है और करीब 4 बजे बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 17 मई 2008 हत्याकांड के एक दिन बाद की सुबह राजेश और नुपुर अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकल जाता है। उसी दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर के गौतम किसी की रिक्वेस्ट पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आता है और छानबीन के दौरान वो टेरेस की सीढ़ियों पर जाता है और उनको वहाँ पर खून के निशान दिखता है और वो इन खून के निशान को सीरियसली लेता है और टेरेस का दरवाज़ा तोड़ देता है और जैसे ही वो टेरेस का दरवाज़ा खोलता है उन्हें सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है और वो डेड बॉडी हेमराज की थी और इस तरीके से पुलिस को हेमराज की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस तुरंत ही राजेश और नुपुर को हरिद्वार से वापस बुला लेती है और ये कंफर्म करती है कि ये बॉडी हेमराज की ही है। हेमराज की डेड बॉडी मिलते ही पूरा केस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है क्योंकि सबको लग रहा था कि हेमराज आरुषि का कत्ल करके भाग गया है, लेकिन हेमराज तो खुद मरा हुआ मिलता है। अब ये केस और भी ज़्यादा उलझ जाता है क्योंकि अब एक की जगह 2 मर्डर्स हुए थे और ये मर्डर किसने किए थे ये पता ही नहीं चल पाता है। सीबीआई के अकॉर्डिंग हेमराज को कहीं और मारा गया था और फिर उसको घसीट कर टेरिस पर लाया गया था क्योंकि टेरिस के दरवाजे से हेमराज की बॉडी को 20 फीट घसीटा गया था और सारे जगह उसके खून के निशान मिलता है और टेरिस की सीढ़ियों पर जो खून के निशान होता है वो भी हेमराज के ही होता है। हेमराज का भी कत्ल रात के 12 से 1 बजे के बीच में हुआ था जिस टाइम पे आरुषि का कत्ल हुआ था और हेमराज को भी ठीक उसी तरीके से मारा गया था जिस तरीके से आरुषि को मारा गया था। टेरिस पर से कई सारे एविडेंसेस मिल सकते थे बट इस बार भी बहुत सारे लोग टेरिस पर जमा हो जाते हैं और सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाता है।
बट टेरेस की वॉल पर पुलिस को एक खून से लगा हुआ हाथ का निशान मिलता है जो कि कातिल का भी हो सकता था। अगर पुलिस इसको सीरियसली लेती तो शायद ये केस तभी सॉल्व हो जाता, बट पुलिस ऐसा नहीं करती है। पुलिस उस हाथ का सिर्फ फोटो क्लिक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। हेमराज के मुंह पर एक बाल भी मिलता है जो कि शायद कातिल का भी हो सकता था और ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी बन सकता था, बट पुलिस इसको भी इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पुलिस हेमराज की बॉडी की कोई कदर नहीं करती है और ना ही उसकी केयर करती है। हेमराज की बॉडी को घसीट कर ले जाया जाता है और कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेमराज सिर्फ एक नौकर था। अब एक्चुअली में ये दोनों मर्डर किसने किए ये एंड तक पता ही नहीं चल पाता है, बट कई सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती है। पहली थ्योरी है, हेमराज से पहले तलवार के फैमिली में विष्णु शर्मा काम करते थे और विष्णु शर्मा ने तलवार की फैमिली में 10 साल तक काम किया था। वो एक वैकेशन पर जाने वाले थे, इसलिए विष्णु ने अपनी जगह हेमराज को काम पर रख लिया कुछ दिनों के लिए। बट जैसे ही विष्णु शर्मा वैकेशन से वापस आता है तो तलवार की फैमिली विष्णु को काम से निकाल देती है और हेमराज को परमानेंटली रख लेती है। अब थ्योरी यह है कि विष्णु शर्मा इस चीज़ का बदला हेमराज से लेना चाहते थे और इसलिए 16 मई की रात को विष्णु शर्मा ने हेमराज को मारा और ये सब होते हुए आरुषि ने देख लिया और इसलिए विष्णु शर्मा ने आरुषि को भी मार दिया। अब ये सब होना पॉसिबल तो था, बट पुलिस के पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस था ही नहीं कि विष्णु शर्मा ने ही ये दोनों मर्डर किए। और जिस दिन ये दोनों मर्डर हुए थे उस दिन विष्णु शर्मा नेपाल में ही मौजूद थे और इसलिए ये थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। दूसरी थ्योरी, आरुषि का खून हेमराज ने नहीं, विष्णु ने नहीं, तो इसका सारा इल्ज़ाम राजेश और नूपुर पे आ जाता है क्योंकि राजेश शुरुआत से ही सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश ने आरुषि के मर्डर के कुछ टाइम बाद ही पूरे घर की क्लीनिंग करवा दी और जब पुलिस ने राजेश से टेरेस की चाबी मांगी तो राजेश को टेरेस की चाबी मिलती ही नहीं है। और 16 मई जिस दिन आरुषि की हत्या हुई थी, क्या उस दिन राजेश और नूपुर को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी? अब कोई घर में आया, राजेश और नूपुर के कमरे में गया, वहाँ से आरुषि के बेडरूम की चाबी ली, फिर आरुषि के रूम में गया और आरुषि की हत्या की, फिर हेमराज की हत्या की। और इतना सब होने के बाद भी राजेश और नूपुर को पता ही नहीं चलता है, क्या वो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे? अब ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वो है कि राजेश का अनीता दुरानी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अनीता दुरानी राजेश के ही क्लिनिक में काम करती थी और इस अफेयर के बारे में आरुषि को पता चल चुका था और ये सारी चीज़ें आरुषि हेमराज को जाकर बताती है और उन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और 16 मई की रात को राजेश पानी पीने उठता है तो वो आरुषि का कमरा खुला हुआ देखता है और वहाँ पर हेमराज और आरुषि बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आता है। इसलिए इस चीज़ का राजेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हेमराज को मारते हुए टेरेस पर लेके जाते हैं, नीचे आकर भारी मात्रा में शराब पीते हैं और फिर आरुषि को भी मार देते हैं। अब ये कहानी तो पुलिस ने बना दी, बट पुलिस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस था ही नहीं कि दोनों मर्डर राजेश ने ही किए थे। और तो और इस कहानी में एक छोटी सी 14 साल की बच्ची के कैरेक्टर पर कई सारे सवाल उठाए गए थे, इसलिए पब्लिक इसका जमकर विरोध करती है और फिर पुलिस अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेती है और स्टेटमेंट को चेंज कर देती है कि आरुषि को इस अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए राजेश ने आरुषि को मार दिया और ये सब होते हुए हेमराज ने देख लिया और इसलिए राजेश ने हेमराज को भी मार दिया और हेमराज की बॉडी टेरेस पर जाके छोड़ दी। बट अगेन पुलिस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस था ही नहीं जो इस स्टोरी को पूरी तरीके से प्रूव कर सके। बट फिर भी पुलिस राजेश को अरेस्ट करके कस्टडी में लेती है, काफ़ी सारी पूछताछ करती है, बट राजेश से कभी कन्फेस करते ही नहीं है कि दोनों मर्डर उन्होंने ही किए हैं। चौथी थ्योरी, आरुषि और हेमराज का कत्ल कृष्णा ने किया था। कृष्णा राजेश की क्लिनिक में असिस्टेंट का काम करते थे और मर्डर के 2 दिन पहले कृष्णा से क्लिनिक में कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से राजेश ने सबके सामने कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा डांटा था और कृष्णा को इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील हुई थी और कृष्णा ने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस चीज़ का बदला वो राजेश से लेकर रहेगा। और जब सीबीआई कृष्णा के घर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ पर एक पिलो मिलती है जिस पर हेमराज का खून पाया जाता है और जिस तरीके से आरुषि और हेमराज का गला काटा गया था वो कोई मेडिकल फील्ड का प्रोफेशनल ही कर सकता है। गला काफ़ी सफाई से 1 इंच ही काटा गया था। बट अगेन इतने एविडेंसेस कभी मिल ही नहीं पाते हैं जो ये प्रूव करे कि दोनों मर्डर कृष्णा ने किया है। कई सालों तक अलग अलग सीबीआई टीम्स और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, बट ये केस कभी सॉल्व हो ही नहीं पाता है और आज 17 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व ही है। बट जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए थे वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अनीता दुरानी जिन पर कई सारे आरोप लगे उनको क्लिनिक से निकाल दिया गया और फिर उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट जो इस केस में इन्वॉल्व हुए थे उन्हें भी कहीं काम नहीं मिलता है। राजेश और नूपुर को भी फोर्टिस अस्पताल से निकाल दिया जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और समाज में भी उनकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर इस केस में किसी ने सफ़र किया है तो वह हेमराज और उनकी फैमिली।
हेमराज की पूरी फैमिली टोटली हेमराज पर ही डिपेंडेंट थी और हेमराज के जाने के बाद उनकी फैमिली ने नेपाल में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब हेमराज की डेड बॉडी मिलती है तो किस तरीके से पुलिस उस बॉडी को ट्रीट करती है। हेमराज को ना ही पूरी केस में रिस्पेक्ट मिलती है और ना ही उसकी केयर की जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।